अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम सीएस 621 के वीक नंबर 12 को कवर करेंगे, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम डिज़ाइन है। और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट आपके जो लेक्चर नंबर 11 से लेके लेक्चर नंबर 15 तक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर्स हैं और इसमें आपके काफ़ी एमसीक्यूज़ यानी कि जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ होते हैं वो काफ़ी बन रहे हैं। इसके अलावा ये सब्जेक्टिव के लिए भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जितने भी टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा रही हूँ वो सारे ही कवर करें, क्योंकि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मैं यहाँ से डिलीट कर चुकी हूँ। वो डिलीट करके ही मैंने ये पीडीएफ रेडी किए हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ हाइलाइटेड फॉर्म में चाहिए उनके लिए मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया है, वो वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आज पैरेलल एल्गोरिथम का है। पैरेलल एल्गोरिथम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की सिंपल सी डेफिनेशन आपको दी गई है कि अगर हम इससे भी आसान अल्फाज में देखें तो कोई भी स्टेप बाय स्टेप तरीका यानी कि स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसीजर जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है वो एल्गोरिथम कहलाता है। यानी कि प्रॉब्लम को फिनाइट नंबर में वो सॉल्व कर देता है। लेकिन अब हम बात करेंगे पैरेलल एल्गोरिथम के बारे में। पैरेलल एल्गोरिथम का मतलब होता है कि बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें एक ही टाइम पे सॉल्व कर देना, एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, अगर इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो आप कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि लेट्स सपोज स्कूल में हमारे पास कोई 1000 एग्जाम पेपर हैं, यानी कि 1000 एग्जाम पेपर्स हैं। और अगर हम एक ही टीचर को बोलें कि उन तमाम पेपर्स को चेक करना है तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम बन जाएगा। लेकिन वही पेपर्स अगर हम 10 टीचर्स को डिवाइड कर दें, यानी कि 10 टीचर्स हैं उन्हें हम डिवाइड कर दें कि आपने इन पेपर्स को चेक करना है, तो वो टाइम जो है हमारा बच जाएगा, यानी कि टाइम ज़ाया नहीं होगा और एक ही टाइम पे हमारा जो काम है वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है एक सिंगल एल्गोरिथम में। यानी कि अगर आप एक ही टीचर को 1000 काम देंगे तो वो एल्गोरिथम की एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड कर देते हैं 10 टीचर के दरमियान और आप बोल दें कि इन तमाम पेपर्स को आपने चेक करना है, तो वो एक ही टाइम पे तमाम काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास पैरेलल एल्गोरिथम की एग्जाम्पल बनती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट आर द की स्टेप्स इन द डिज़ाइन ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम। यानी कि जब आपने पैरेलल एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना है तो उसमें आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं। वो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कंप्यूटेशंस को डिवाइड कर दें, यानी कि जो आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है उसे आप छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दें। उसके बाद ये है कि हर प्रोसेसर को उसका काम असाइन कर दें, यानी कि पहले जो एक बड़ी प्रॉब्लम होगी उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, बाद में हर टुकड़ा जो है वो प्रोसेसर्स को दे देंगे ताकि वो काम स्टार्ट कर सकें और उस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकें। अब हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज कर देना। आपने इस सब्जेक्ट के अलावा कहीं और भी पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन का लफ्ज़। तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज कर देना, यानी कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई लार्ज प्रॉब्लम है, उसे छोटे और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना डिकम्पोजिशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टास्क। जब आप एक प्रॉब्लम को छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो हर टुकड़ा जो है वो टास्क बन जाता है, यानी कि जितने भी उसके टुकड़े होंगे वो सारे टास्क कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसकी टाइप्स बताई गई हैं, यानी कि टास्क जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो है इंडिपेंडेंट और दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट टास्क ऐसे टास्क होते हैं जो किसी दूसरे टास्क के रिजल्ट का वेट नहीं करते। लाइक अगर आपने इमेजेस वगैरह को रिसाइज़ करना है गैलरी में, तो अगर आपके पास कोई 50 इमेजेस हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी इमेजेस को रिसाइज़ करें, तो आप वन बाय वन अपनी तमाम इमेजेस को रिसाइज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर एक इमेज को रिसाइज़ करना चाहते हैं, उसके साथ आपने बाकी भी करनी है, फिर ही आपका काम होगा। मतलब ये कुछ इंडिपेंडेंट टास्क होते हैं जो किसी के रिज़ल्ट का वेट नहीं करते, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट टास्क होते हैं ना, वो दूसरों के रिज़ल्ट का वेट करते हैं, यानी कि एक टास्क कंप्लीट होगा, फिर ही दूसरा काम स्टार्ट होगा। लाइक अगर आपने अपने कैलकुलेटर पे अपना रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो उसमें आपको टोटल मार्क्स भी एंटर करने पड़ेंगे। कैलकुलेटर में जब तक आप वैल्यूज़ को एंटर नहीं करेंगे तब तक आपको कैलकुलेशंस नहीं मिलेंगी। तो ये होता है डिपेंडेंट टास्क, जो किसी दूसरे टास्क पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ अ टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ। ठीक है, अब हमने बात तो कर ली है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने कौन-सा टास्क पहले चलाना है और कौन-सा बाद में। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ हमें गिवन होता है, जिसमें नोड्स होते हैं जो टास्क को इंडिकेट करते हैं, यानी कि बताते हैं कि कितने टास्क हैं, किस तरह के टास्क हैं। उसके बाद एज या फिर एरो होते हैं। यहाँ पे जो एज है ना, इसे हम एरो भी बोल सकते हैं। एरो जो है वो बताता है हमें कि जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो प्रीवियस टास्क के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो सिंपल अल्फाज में जो टास्क डिपेंडेंसी ग्राफ है वो हमें ये बताएगा कि कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट करना है और कौन सा बाद में करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ क्रिटिकल पाथ लेंथ। अब हमारे पास जो डिपेंडेंसी ग्राफ है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, उसका अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखें और सबसे लेंथी पार्ट देखें तो हमारे पास क्रिटिकल पाथ लेंथ होता है। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है क्रिटिकल, तो जो
हमारे पास क्रिटिकल पाथ लेंथ होता है, वो डिपेंडेंसी ग्राफ का सबसे लंबा डिपेंडेंट पाथ होता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ एक बार आपने एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लेनी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए यही ज़रूरी है कि जो क्रिटिकल पाथ लेंथ है वो आपके पास डिपेंडेंसी ग्राफ का ही सबसे लेंथी और लंबा डिपेंडेंट पाथ होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टास्क के साइज़ के बारे में बताया गया है कि जो टास्क का साइज़ है वो 2 तरह का हो सकता है। पहला जो है वो फाइन ग्रेन्ड होता है, मतलब जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टास्क होते हैं। दूसरा एक ऐसा टास्क होता है जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ टास्क होते हैं। तो भी आपके पास 2 तरह के साइज़ हो सकते हैं टास्क के। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है आपसे। उसके बाद यहाँ पे कंकरेंसी के बारे में बात की जा रही है। कंकरेंसी का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और आपका सिस्टम सही से वर्क कर रहा है तो वो कंकरेंसी एक एग्जाम्पल होता है। अब हमने एक प्रॉब्लम को छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज़ हो रहा है कि एक टाइम पे कितने टास्क जो हैं वो एक टाइम पे एक साथ चल सकते हैं। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ कंकरेंसी, और डिग्री ऑफ कंकरेंसी के भी मज़ीद 2 पार्ट्स होते हैं, जिसे मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंकरेंसी बोला जाता है और एवरेज डिग्री ऑफ कंकरेंसी बोला जाता है। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ की चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की चीज़ें हैं। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हमेशा ही फाइनल डिकम्पोज़िशन को यूज़ करना बेटर होता है? तो इसका आंसर होता है नहीं। मतलब कि अगर आप कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसे आप बहुत ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड कर लें, बहुत ज़्यादा टास्क बना लें ताकि वो प्रॉब्लम आसान हो जाए, तो वो प्रॉब्लम आसान नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि जितने भी टास्क होते हैं उन्होंने आपस में कम्युनिकेट भी करना होता है, और अगर टास्क बहुत ज़्यादा हो जाएँगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन ओवरहेड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिकम्पोज़िशन टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। डिकम्पोज़िशन टेक्निक्स इसलिए यूज़ होती हैं क्योंकि हर प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट होती है, यानी कि प्रॉब्लम्स के नेचर डिफरेंट होती है और एक सिंगल रेसिपी यूज़ नहीं हो सकती तमाम प्रॉब्लम्स के लिए। इसलिए हम यहाँ पे डिकम्पोज़िशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे डिकम्पोज़िशन टेक्निक्स के बारे में बताया गया है कि वो कितनी होती हैं और कौन-कौन सी होती हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिकम्पोज़िशन टेक्निक के नाम पूछे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने बताना होता है। ये 4 तरह की होती है और मज़ीद इन्हें यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है रिकर्सिव डिकम्पोज़िशन। रिकर्सिव डिकम्पोज़िशन को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जिन प्रॉब्लम्स में डिवाइड एंड कंकर स्ट्रैटेजी यूज़ होती है। डिवाइड एंड कंकर स्ट्रैटेजी आपने CS 502 के सब्जेक्ट में पढ़ी होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, वहाँ पे आप रिकर्सिव डिकम्पोज़िशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को डिकम्पोज़ किया जाता है सब प्रॉब्लम्स के अंदर, और सब प्रॉब्लम्स को भी मज़ीद डिकम्पोज़ कर दिया जाता है। ठीक है? मतलब कि तब तक उसे डिकम्पोज़ करेंगे जब तक कि वो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ना हो सके। इसके अलावा ये है कि इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो क्विक सॉर्ट होता है, तो ये सिर्फ स्लाइड आपने एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द डेटा डिकम्पोज़िशन टेक्निक। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, डेटा डिकम्पोज़िशन मतलब कि डेटा को डिवाइड करना। पहले हम कंप्यूटेशंस को डिवाइड कर रहे थे, मतलब प्रॉब्लम को पीसेज़ में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम डेटा को डिवाइड करेंगे और उसमें 2 स्टेप यूज़ होते हैं और दोनों स्टेप पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में। यानी कि इनका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है और बाद में पूछते हैं कि बताइए पहला स्टेप है कि दूसरा स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि सबसे पहले डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और दूसरे स्टेप में जितने भी प्रोसेसर होंगे तमाम को उनका काम जो है वो असाइन कर देंगे, मतलब कि जो पीसेस बनाए होंगे वो प्रोसेसर्स को असाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ टू डिकम्पोज डेटा, मतलब कि डेटा को किस तरह से आप डिकम्पोज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि उस डेटा को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे कंप्यूटेशंस परफॉर्म हो रही हैं, मतलब कि जिस डेटा पे कंप्यूटेशंस परफॉर्म होंगे उस डेटा को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद उस डेटा को मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड कर देना, और हर पार्टीशन जो है वो एक टास्क बन जाएगी। ठीक है? और हर टास्क जो है वो अलग प्रोसेसर को असाइन हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ तरीकाकार होते हैं जिससे आप डेटा को डिकम्पोज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि आप डिकम्पोज़िशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, मतलब डिकम्पोज़िशन की टाइप बताई गई है कि वो किस चीज़ पे बेस करती है। तो ये सिर्फ़ आपने इनके नाम याद रखने हैं कि डिकम्पोज़िशन जो है वो आउटपुट के ज़रिए भी हो सकती है, इनपुट के ज़रिए भी हो सकती है, इसके अलावा वो इंटरमीडिएट के ज़रिए भी हो सकती है। मतलब डिकम्पोज़िशन जो है वो कितनी बेसिस पे हो सकती है, सिर्फ़ आपने यही याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑनर कंप्यूट्स रूल है, ये शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। इसका मतलब होता है कि जिस प्रोसेसर के पास डेटा होगा वो ही कंप्यूटेशंस भी परफ़ॉर्म करेगा, मतलब जिसके पास डेटा है, जो उसे ऑन कर रहा है, वही उस पे तमाम तरह के काम परफ़ॉर्म करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोज़िशन होती है। एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोज़िशन को आप सिर्फ़ तब यूज़ करते हैं अगर आपने डेटा को सर्च करना हो, मतलब कि आपने अगर अपने डेटा में से कोई प्रॉब्लम वगैरह सर्च करनी है, तो फिर आप एक्सप्लोरेटरी डिकम्पोज़िशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स वगैरह दी गई हैं, और ये यहाँ पे सिर्फ़ ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसमें वैरायटी ऑफ डिस्क्रीट ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा गेम प्लेइंग वगैरह, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो सिर्फ़ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है स्पेकुलेटिव डिकम्पोज़िशन। इसका मतलब होता है गैस करना या प्रिडिक्शन करना। मतलब कभी-कभार प्रोग्राम को पता नहीं होता है कि उसने अगला जो टास्क है वो कौन-सा एग्ज़ीक्यूट करना है। इसलिए
टाइम को बचाने के लिए प्रोसेसर जो है वो क्या करता है कि वो गेस करता है, स्पेकुलेटिव डिकम्पोज़िशन को यूज़ करता है और अगली ब्रांच पे काम स्टार्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ मज़ीद इसके बारे में कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह बताए गए हैं। इसमें 2 तरह की अप्रोच यूज़ होती हैं। सबसे पहले जो है वो कंज़र्वेटिव अप्रोच है, उसके बाद आपके पास ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ये सिर्फ़ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पेकुलेटिव डिकम्पोज़िशन में कितनी अप्रोच यूज़ होती हैं और कौन-कौन सी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइपर डिकम्पोज़िशन के बारे में बताया गया है। ये भी डिकम्पोज़िशन की एक तरह की टेक्निक ही होती है। इस टेक्निक में क्या होगा कि अगर आप मल्टीपल टेक्निक्स को एक साथ कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो वो हाइपर डिकम्पोज़िशन कहलाती है। तो यहाँ तक आपके पास ये लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर की आपको समझ आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।